गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम विषय भूगोल में पाठ तीसरा प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र भाग 1। मैंने इस पाठ के 2 भाग बनाए हैं और इन 2 भागों में अलग अलग यानी प्राकृतिक संरचना एक भाग में और अपवाह तंत्र दूसरे भाग में यहाँ हमें देखना है। देखो, वैसे भारत और ब्राज़ील इन 2 देशों की तुलना में हमें ये जो प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी लेनी है तो हम एक एक करके उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। इस पाठ पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के प्रश्न पत्र में, तो ज़रा बारीकी से ध्यान देना है। देखो छात्रों, यहाँ मैं आपको एक मानचित्र स्क्रीन पर लाया हूँ और उस मानचित्र में आपको भारत प्राकृतिक ऐसा एक भाग हमें इस मानचित्र से देखना है और उसके बाजू में ही कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवालों के जवाब आपको यहाँ देखने हैं। वैसे पहला सवाल यहाँ देखा जाए तो हमें उसके बारे में जो जानकारी देखनी है, तो भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, ऐसा सवाल यहाँ पूछा है। तो उस सवाल का जवाब आपको देखने से पहले आपको अपना जो पाठ्यपुस्तक है पन्ना नंबर 14 पर उस मानचित्र में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। तो उनका उत्तर यहाँ दिया है, लेकिन मानचित्र में देखने के लिए आपको वो यहाँ देखना है। पहले उत्तर देखें, उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में 6000 मीटर से ज़्यादा, क्योंकि देखिए इस भाग में हमें ये जो सूची दी है, इस सूची के आधार पर जो लाल केसरी रंग का जो भाग है वो 6000 मीटर से ऊंचाई वाला भाग है। तो हम उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में यानी उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में जो लाल रंग का भाग दिखाई देता है तो उसमें 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचा भाग देखने को हमें मिलता है। प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वह किस नदी की घाटी का भाग है। तो वो प्राणहिता गोदावरी नदी की घाटी का भाग है। तो हमें मानचित्र जूम करके यहाँ आप देख सकते हैं या अपने ही जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक के मानचित्र में भी आप प्राणहिता जो नदी है वो आपको देखने को मिलेगी। वो गोदावरी नदी की उपनदी है। तो यहाँ इस भाग में आपको पाठ्यपुस्तक में उसे देखना है। चलो तीसरा सवाल यहाँ देखते हैं। गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है। तो उनका जवाब है पूर्व दिशा में। गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है। तो पूर्व की दिशा में है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखो, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो इस पूर्व की ओर दिशा में है। जो गंगा नदी बह के आती है तो वो भी पूर्व की ओर बह के जाती है। ऊपर से ब्रह्मपुत्रा बह के आती है तो वो भी पूर्व की ओर बहती है। तो इसका कारण हो सकता है कि पूर्व दिशा में उसकी ढलान है। अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाली पठारों की सूची बनाई है। तो उसमें अलग अलग सूचियाँ हमें देखने को मिलेगी। जो अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार तक, अभी देखिए ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत और ये छोटा नागपुर पठार, उनके बीच में कौन कौन से मेवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है और बागेलखंड है। ये आपको बारीकी से ध्यान लगाकर अपनी पाठ्यपुस्तक में देखना है, क्योंकि यही सवाल आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। एक मानचित्र दिया जाता है और उस मानचित्र के आधार पर उन सवालों के जवाब हमें उस मानचित्र का निरीक्षण करके ढूंढना पड़ता है। तो ये उन्हीं के आधार पर दिया हुआ है, लेकिन इस पाठ की जानकारी हमें इस सवालों से भी यह देखने को मिलती है। 5वां सवाल हम देखते हैं। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। अभी महेंद्रगिरी और मलयगिरी, आप इसका निरीक्षण करके वो समझ सकते हैं। देखो,
फिर से भारत के मानचित्र में जो प्राकृतिक भाग दर्शाया है उसके कुछ सवाल यहाँ पूछे हैं कि ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों में की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है। देखिए यहाँ मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये सवाल ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमें आगे जो भाग देखना है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ उनका जवाब दिया है कि पूर्वी हिमालय। दूसरा सवाल यह देखिए, नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताए। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का विलीनीकरण ये नीलगिरी पर्वत का और सापेक्ष स्थान या बताया गया है। सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में बढ़ रही है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। और आगे वाला सवाल है, विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है, तो नर्मदा और गंगा नदियों के बीच की घाटी का यह एक जल विभाजक की भूमिका निभाने का काम वो करता है। तो इन सवालों के जवाब आप वहाँ थोड़ा सा बारीकी से निरीक्षण करके, नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। अभी देखना है हमें ब्राज़ील का मानचित्र और उसके आधार पर जो पूछे गए सवाल, अपनी पाठ्यपुस्तक में भी ये सवाल है तो उनके बारे में हमें यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। अमेज़न नदी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है, तो अमेज़न नदी की जो ऊंचाई है किस श्रेणी में आती है, तो 0 से 200 मीटर की श्रेणी में आती है। क्योंकि हमें जो यहाँ सूची दी है उस सूची में जाकर आपको वो निरीक्षण करके देखना है। 0 से 200 मीटर की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अमेज़न नदी की घाटी किन दो भूमियों के दरमियान स्थित है, गुयेना उच्चभूमि और ब्राज़ील उच्चभूमि। वैसे देखा जाए तो आप ये देखो, यहाँ जो हमें ब्राज़ील उच्चभूमि और गुयेना उच्चभूमि, यहाँ आप अपने पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मैंने जो राउंड करके आपको दिखाया वो है ये ब्राज़ील उच्चभूमि और ये गुयेना उच्चभूमि। 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। तो हमें इसका जवाब यहाँ देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में ब्राज़ील का पठार है। उसके जवाब में आपको निरीक्षण करके फिर से पाठ्यपुस्तक में आप वो देख सकते हैं। आगे वाले मानचित्र में जो सवाल पूछा है वो देखें। अमेज़न नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ है, पराना और उरुग्वे नदी की घाटी। दूसरा सवाल है, ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है एवं जिनमें सेअमेजन की कई सहायक नदियां बहती है। तो उच्चभूमि मेदेरिया, अरागुआ, या आप निरीक्षण करके वहाँ देख सकते हैं। पीले रंग में दर्शाए गए तितर वितर भाग क्या दर्शाता है, तो तितर वितर भाग यानी ये जो पठारी भाग है उस पठारी भाग के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। तो देखो बच्चों, भारत और ब्राज़ील में जो मानचित्र में कुछ बारीकी से जानकारी दी है, उस जानकारी का इस सवालों के जवाब में से हमें निरीक्षण करके बहुत कुछ मालूम पड़ता है। वो आपको अपने पाठ्यपुस्तक में भी देखने को मिलेगा। यह ऐसा सवाल आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। वो सवाल एक तो भारत पर पूछा जाएगा, एक तो ब्राज़ील के मानचित्र पर पूछा जाएगा। तो वो लिखना आपको आना चाहिए। वहाँ 6 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से हमें 4 के ही जवाब लिखने हैं और उन चारों के जवाब आपको 4 अंकों के लिए दिए जाते हैं। चलो आगे हमें जो महत्वपूर्ण भाग देखना है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ भारत का मानचित्र है और वो मानचित्र अलग अलग रंग छटाओं से यहाँ दर्शाने का प्रयास मैंने यहाँ किया है। तो वो रंग छटा दर्शाते वक्त आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो ऐसी कि उसमें ये जो हिमालय, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीप, समुद्र तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, इन तरीके से जो 5 भाग हमें यहाँ देखने हैं, उन 5 भागों के लिए मैंने अलग रंग छटाएं यहाँ दर्शाई। आप इस सूची में भी यहाँ देख सकते हैं।
अलग अलग रंग छटा अलग अलग भाग के लिए दी है, वह भी मैं समझा कर देता हूँ। देखिए, ये जो हिमालय का भाग है वो उत्तर पूर्व हिमालय, और ये पूर्वीय हिमालय, और यहाँ जो भाग आता है वो मध्य हिमालय में आता है। ऐसे 3 तरीके से हिमालय का भाग हमें वहाँ देखना है। दूसरा है भारतीय मैदानी प्रदेश। ये जो दूसरा भाग हमें देखना है कि उत्तरी भारतीय मैदानी प्रदेश, तो कौन से रंग में दर्शाया गया है, तो ये देखिए आप, इतना भाग जो है तो उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में दर्शाया गया है, तो वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रायद्वीप, अभी हमें जो प्रायद्वीप का भाग यहाँ देखना है, वो प्रायद्वीप का भाग उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण की ओर फैला हुआ एवं हिंदी महासागर की ओर शंक्वाकार होता जाने वाला प्रदेश है। वो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे। देखिए, इस तरीके से कि वो प्रायद्वीप नाम से जाना जाता है। वैसे उसमें आने वाले जो घटक है वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे है कि जो इसमें अनेक छोटे छोटे पर्वत एवं पठार है। इसमें से जो उत्तर की ओर अरावली पर्वत है वो सर्वाधिक प्राचीन वली पर्वत उसे माना जाता है। इस भाग में जो समतल मैदानों के सीमांकित करने वाला जो पठारों की श्रृंखला का भाग है, मध्य भाग में विंध्य सातपुड़ा का भाग है, वो जो पर्वत का भाग है, और पश्चिम घाट एवं पूर्व पर्वतीय प्रदेश है, ये सभी उसमें आते हैं। उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके आधार पर कुछ हमें सवाल भी पूछे जाएंगे, तो उस सवालों के जवाब मानचित्र में निरीक्षण करके हमें लिखने के लिए पूछा जा सकता है। वैसे अपनी पाठ्यपुस्तक में पन्ना नंबर 16 पर वैसे सवाल बताइए तो इसमें देने का प्रयास वहाँ हुआ है। चलो आगे वाला जो हमें जो देखो प्रायद्वीप देखा, हमें अभी हमें देखना है समुद्र तटीय प्रदेश। देखो, हमें जो समुद्र तटीय प्रदेश देखने हैं, जैसे तटीय प्रदेश नाम से उसे जाना जाता है। भारत को करीब 7,500 किलोमीटर का जो समुद्र तटीय प्रदेश का भाग यहाँ मिला है। देखो, मैंने लाल रंग की छटा से आपको दर्शाने का भाग यहाँ किया है। उसमें पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में हमें जो समुद्र तटीय प्रदेश देखने को मिलता है। पश्चिम तट अरब सागर से सटा है। यह तट पूरा पथरीला है। पश्चिम घाट की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हुई है। इस तट की चौड़ाई भी कम है। पश्चिम घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियां तट पर मिलती है, इसलिए इन नदियों के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं बन सकता। देखो, क्यों नहीं बन सकता, तो स्पीड से आती है, अपने साथ वो कीचड़ बहुत कुछ लाती है, लेकिन स्पीड होने के कारण वो पूरा के पूरा अपने स्पीड के कारण समुद्र में वो बह के लेके जाती है, इसलिए वहाँ कोई त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता। लेकिन पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो अपने साथ जो कीचड़ पत्थर जो भी कुछ लाती है, तो उससे प्रायद्वीप या ऐसे जो त्रिभुज प्रदेश बनते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वैसा एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। जैसे ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये जो यहाँ बह के आती है, तो वहाँ बहुत बड़ा त्रिभुज प्रदेश बनवाने का काम इन नदियों ने किया है। वैसे संसार में सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश उस भाग में हमें देखने को मिलता है। वैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार जो भाग है, देखो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये द्वीप समूह ये हमें यहाँ अलग तरीके से यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये जो द्वीप समूह का 5वां भाग है, उसमें भारत की जो मुख्य भूमि के तट के पास अनेक छोटे छोटे जो छोटे बड़े द्वीप है, इनका समावेश तटीय द्वीप समूह में किया जाता है। वैसे कहा जाए कि इनके अलावा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में एक एक बड़ा द्वीप समूह है। वैसे अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में है उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से उन्हें जाना जाता है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप एंटॉल है। ये आकार में छोटे हैं, उनकी ऊंचाई भी कम है। एंटॉल यानी वो उसको वैसे नाम दिया गया है। अंडमान समूह के द्वीप प्रमुख रूप से ज्वालामुखी है, ये ध्यान में रखना है, वो ज्वालामुखी से तैयार हुए हैं। ये आकार में बड़े हैं, ये उनके आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसी समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है निकोबार
समूह में भी कुछ द्वीप एंटॉल आकार के पाए जाते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ भौगोलिक स्पष्टीकरण में जो भारत का भाग हमने देखा, पूरा जो भाग है वो भाग हमें यहाँ देखने को मिला है। उसमें से जो महत्वपूर्ण घटक हमें देखना है कि जो हिमालय का भाग, पहला जो भाग हमने यहाँ देखा, देखो इसमें जो पहला भाग हिमालय का दिया है उसे थोड़ा सा विस्तृत करके हम यहाँ देखेंगे। विस्तृत में हमें हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, वो पहले हमें यहाँ देखना है। देखो ये उत्तरी हिमालय, ये जो भाग है वो मध्य हिमालय, और ये पूर्व हिमालय, उसे पूर्वी हिमालय ऐसे भी जाना जाता है। हिमालय एक अर्वाचीन वली पर्वत है। वैसे पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ ये पूरा की पूरा हिमालय हमें एक साथ देखने को मिलता है। हमें भी पता है कि हिमालय हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा रखवाला है, प्रकृति से भी हमारा संरक्षण करता है, और चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे भागों में से हमें सीमा पर वो एक सुरक्षा रक्षक बन के खड़ा है। इनके जानकारी में और भी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलती है। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक समांतर पर्वत श्रेणियाँ का समावेश हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ अलग अलग समांतर ऐसी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ देखने को मिलती है। उसमें से लघु हिमालय, बृहद हिमालय एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। ये श्रेणियाँ क्रमशः नवीन से प्राचीन है। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्व हिमालय ऐसे जाना जाता है। जैसे कि ये देखो पश्चिम हिमालय, हम उत्तर हिमालय भी उसे कह सकते हैं। ये मध्य हिमालय और ये पूर्वीय हिमालय, ऐसे 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है। अभी यहाँ हमें जो उत्तर भारतीय मैदान का जो भाग हमें यहाँ देखना है, जैसे हमने देखा कि दूसरा भाग उत्तर भारतीय मैदान का था, तो वो हमें यहाँ देखते हुए ये जानकारी मिलती है कि ये प्राकृतिक भाग का एक भाग हमें देखने को मिलता है। वैसे यहाँ जो सूची दी है उस सूची के आधार पर हमें यहाँ जानकारी लेनी है। प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी में भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। उत्तरी सीमा तक यानी यहाँ तक, ऐसा पूर्व की ओर आकर मध्य भाग से ये जो पूरा की पूरा हरे रंग का जो भाग यहाँ दर्शाया है वो उत्तर भारतीय मैदान है। वैसे उनकी सीमा देखी जाए तो ये राजस्थान का भाग है। पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री पर जो सिंधु नदी का भाग है वहाँ से वो उनकी शुरुआत होती है। राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है, यानी यहाँ तक असम तक वो फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला और समतल है। उत्तर भारतीय मैदान को 2 विभागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर भाग गंगा का भाग, ये अरावली पर्वत से यहाँ का जो भाग है, फिर से मैं आपको यहाँ दर्शाता हूँ। ये जो भाग है पूर्व की ओर का भाग वो अलग सा भाग है और पश्चिम की ओर का वो अलग सा है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। और यहाँ जो ब्रह्मपुत्र यहाँ बह के आती है और गंगा ऐसे बह के यहाँ आती है, तो यहाँ जो त्रिभुज प्रदेश बना है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का कीचड़ से बना हुआ। अभी ये कीचड़ कहाँ से आता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी, हमारे भारत देश में सबसे बड़ी नदी गंगा, वो भी अपने साथ जो कीचड़ बह के लाती है वो यहाँ अपना त्रिभुज प्रदेश बनाती है। वो त्रिभुज प्रदेश ऐसे ढंग से बना है इसलिए उसे त्रिभुज प्रदेश कहा जाता है। और उसी त्रिभुज प्रदेश के आसपास सुंदरी नाम की छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटी बड़ी वनस्पतियाँ, वो इतनी बड़ी है कि वो त्रिभुज प्रदेश का नाम ही सुंदरबन, इस नाम से उसे जाना जाता है। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा है, सुंदरी नाम की वनस्पतियाँ वहाँ होती है इसके कारण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत का जो सीमांकित भाग है यानी पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि
वो सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला, मध्य भाग में मध्य सातपुड़ा पर्वत और पश्चिम घाट एवं पूर्व घाट पर्वतीय प्रदेश, ऐसे अलग अलग तरीके से इस मानचित्र में हमें देखने को मिलता है। देखो मैंने यहाँ फिर से ये पर्वतीय भाग, यहाँ का पूर्वीय हिमालय, यह नीले रंग से आपको मैदानी प्रदेश, ये जो प्रायद्वीप है, और लाल रंग से जो देखने को मिलता है वो तटीय प्रदेश है। और इसके अलावा भी हमें जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में निकोबार है, ये इन बेटों का जो टापू है, उन टापुओं के बारे में भी यह जानकारी देखने को मिलती है। अभी हमें यहाँ कुछ सवाल यहाँ पूछे गए हैं, उन सवालों के जवाब वहाँ दिए हैं। आप उन सवालों को पढ़कर वो जो जवाब दिए हैं वो जवाब अपने पाठ्यपुस्तक के मानचित्र में वहाँ आपको देखने हैं। तो घर में आपको ये काम स्वाध्याय के तौर पर मैं आपको दे देता हूँ। तटीय प्रदेश की और भी जानकारी यहाँ बताने का प्रयास हुआ है। देखो, तटीय प्रदेश की लंबाई करीब 7,500 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम की ओर काठियावाड़ यानी गुजरात तक वह जो तटीय प्रदेश है, वो तटीय प्रदेश पश्चिम तट और पूर्वी तट के नाम से यह जाना जाता है। इस तटीय प्रदेश में काठिया तट, कोकण तट, कैनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र, ऐसे नाम से इन तटीय प्रदेशों को नाम दिया गया है। वैसे महाराष्ट्र में हमें जो कोकण का भाग है, वो कोकण का भाग जैसे शहर में जाते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। देखो, जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है, उसके थोड़ा सा जूम करके मैंने मानचित्र यहाँ बनाकर आपको दर्शाने का प्रयास किया है। वो भी आपने पाठ्यपुस्तक में उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी है, तो उसकी जानकारी पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ जो मानचित्र दिखाकर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही ढंग से आपको पढ़ाई में भी ज़रा ध्यान लगाकर उसमें देखने का प्रयास करना है। अभी हमें चलना है ब्राज़ील की ओर। जैसे भारत में 5 प्रकार के जो प्राकृतिक भाग बनाए हैं, वैसे ही 5 प्रकार के भाग यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे, देखो, पहला भाग है उच्च भूमि, दूसरा है विशाल कगार, तीसरा है तटीय प्रदेश, चौथा है मैदानी प्रदेश और पांचवा द्वीप समूह। देखिए बच्चों, ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग में जो पहला भाग है उच्च भूमि का, उसके बारे में हमें अभी पहले जानकारी लेनी है। वैसे ब्राज़ील के मानचित्र पर नज़र डालते ही हमें आपके ध्यान में आएगा कि ब्राज़ील का अधिकांश भाग उच्च भूमियों का और पठारों का, छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त है, ऐसा समझ में आता है। जैसे सूची देखोगे तो आपके समझ में आ सकता है। और उसमें जो पहला भाग उच्च भूमि का है, वो दक्षिण ब्राज़ील विस्तृत पठार से व्याप्त है। इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि नाम से हमें यह देखने को मिलता है। उच्च भूमि के बारे में हमें जानकारी लेते वक्त गुयेना उच्च भूमि और ब्राज़ील की उच्च भूमि, ऐसे 2 नामों से यह देखने को मिलता है। तो गुयेना उच्च भूमि में यह हमें मुख्य भाग वेनेजुएला में है। यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। आप मानचित्र में देख सकते हैं, यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। गुयाना उच्च भूमि ब्राज़ील के उत्तर में रोरेमा, पारा एवं अमापा इन राज्यों में फैली हुई है। वह जो नाम दिए हैं उन नामों पर आप ध्यान दें। ब्राज़ील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है, लेकिन ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेबलिना ब्राज़ील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और उनकी ऊंचाई 3014 मीटर इतनी दी है। पिको दी नेबलिना, ये ध्यान में रखना है आपको। मानचित्र में दिए हुए सभी घटक सवालों में पूछे जा सकते हैं। उनकी ऊंचाई 3014 मीटर इतनी है, वो भी ध्यान में लेनी है। ब्राज़ील की जो उच्च भूमि के दक्षिण पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, किंतु अन्य भागों में ऊंचाई
500 से 1000 मीटर के बीच में है। उच्च भूमि की ऊंचाई हमें यहाँ इस मानचित्र में देखने को मिलेगी। ब्राज़ील उच्च भूमि में उच्च भूमि की ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है और इस दिशा की ओर का ढाल कुछ ज़्यादा तीव्र नहीं है। इस ढलान से बहने वाली अमेज़न की सहायक नदियों द्वारा कई झरने एवं जल प्रपात बनाए जाते हैं। उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं। अनेक नदियाँ उच्च भूमि के उत्तर भाग में प्रारंभ होती है और अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। देखो, उच्च भूमि के दक्षिण ढलान से पैराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का भी उद्गम हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो हमें इस मानचित्र में देखने को मिल रहा है। आगे देखें तो अर्जेंटीना की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो नदियों का भी वर्णन यहाँ हुआ है। उच्च भूमि की पूर्व की ओर ढलान अधिक तीव्र है और कगार की तरह दिखाई देती है। हमें जो दूसरा भाग है विशाल कगार, अभी इसके बारे में देखने के लिए हमें जो देखो विशाल कगार जो दूसरा भाग हमें यहाँ देखना है वो यहाँ है। पेंटानल का जो भाग है वहाँ एक प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है, किंतु उसकी ढलान की प्रकृति को देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। इस भाग में वैसे जो उच्च भूमि की ऊंचाई है 790 मीटर इतनी ही है। कुछ भागों में ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्रा के भाग में ये ऊंचाई सीधे ही एक ढलान में समाप्त हो जाती है। इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। इसलिए विशाल कगार के उस पार पवन विमुख ढाल यानी इस भाग में क्या होता है, इस प्रदेश के उत्तरी की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अनावृष्टि चतुर्भुज यानी वहाँ बारिश कम होती है, ऐसा हमें वहाँ देखने को मिलता है। देखिए, हमें जो उच्च भूमि का भाग विशाल कगार का भाग है वो हमें यहाँ देखने को तो मिला है। उसमें गुयेना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि ऐसे दो मानचित्र बनाकर हमें देखने को मिला है। अभी जो तीसरा तटीय प्रदेश का भाग है वो हमें जो मानचित्र है हमारा, इस मानचित्र में ही हमें देखने को मिलेगा। जो ब्राज़ील को करीब 7400 किलोमीटर, देखिए यहाँ से जो उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक का प्रदेश है यहाँ तक का 7400 किलोमीटर, भारत का कितना है 7500 किलोमीटर का तटीय प्रदेश है और ब्राज़ील को करीब 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्व विभागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे नोर्टे तक उत्तर तट कहा जा सकता है। उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट भी कहा जा सकता है। और उसके अलावा हमें अभी जो मैदानी प्रदेश का भाग यहाँ देखना है वो देखिए, चौथा भाग मैदानी प्रदेश का। उसके बारे में जानकारी लेते वक्त ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर की ओर का अमेज़न नदी का मैदान, जो अमेज़न का जो उत्तरी भाग का जो मैदान है, ये जो भाग वो अमेज़न ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश माना जाता है। अमेज़न के मैदान का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, क्योंकि अमेज़न नदी इस दिशा की ओर बहती है, इसलिए उसे पूर्व की ओर ढलान है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। अमेज़न घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है। कितनी चौड़ी, यानी जो अमेज़न नदी यहाँ जो बहती है, यह अमेज़न नदी ऐसी बहती है तो उनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 1300 किलोमीटर, थोड़ा नहीं, 13 नहीं और 1300 मीटर भी नहीं, 1300 किलोमीटर का है। इतना बड़ा सा अंतर है। और दो उच्च भूमियाँ जहाँ बहुत पास आती है
वहाँ यह चौड़ाई 240 किलोमीटर कम होती जाती है, यानी आगे आके वो कम होती जाती है जहाँ उसका मुहाना है। जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये मैदानी भाग पूर्व वनों से व्याप्त है। बार बार आने वाली बाढ़ और वनों के नीचे जमीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश बहुत दुर्गम बन गया है, यानी मानव जाति वहाँ कम है, बस्तियाँ कम है। अमेजन की घाटी के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। ये भी महत्वपूर्ण घटक यहाँ हमें देखना है। अभी जो पांचवा भाग बाकी रहा है वो है द्वीप समूह। अभी द्वीप समूह में मुख्य भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप है। इसका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने हुए हैं। हमें यह देखने को मिलेगा कि जो मराजो द्वीप है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा मराजो द्वीप। इस भाग में विस्तृत देखना हो तो इस मानचित्र में हमें जो मराजो द्वीप है वो यहाँ देखने को मिलता है। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने हैं। आपको मराजो द्वीप पहले दिखाता हूँ। ये मराजो द्वीप सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से जो बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के हैं और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग है। यानी यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हमें द्वीप देखने को मिलते हैं वो कभी पानी में जाते कभी ओपन होते, यानी टापू जैसे देखने को मिलते हैं। वहाँ कोई बस्तियाँ नहीं देखने को मिलती। ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के हैं और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग है। जलमग्न यानी उसके ऊपर पानी भी देखने को मिलता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप और उन्हें एंटॉल भी कहा जाता है। जैसे देखो भारत में भी जो एंटॉल कहा गया था, तो समुद्र में के पानी में जो छोटे छोटे ऐसे प्रवाल कीटक होते हैं, उस कीटक को इकट्ठा होकर पत्थर जैसे बनते हैं और उस पत्थरों से भी वो टापू तैयार हो जाते हैं और उन टापुओं को एटॉल कहा जाता है। तो एटॉल के बारे में सवाल पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।